Morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning to all. लास्ट क्लास में कहाँ पे थे हम लोग? लास्ट क्लास में कहाँ पर थे हम लोग? मेरी आवाज आ रही है क्या? Am I audible? Yes, sir. हेलो। लास्ट क्लास में मैंने पूछा, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर थे? Sir, external economies of scale. एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये मैंने क्या नहीं बताया था? लिखवा दिए थे सर, बोले थे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, एक मिनट और वेट कर लेते हैं कुछ लोगों का। केवल 20-22 लोग ही आए हैं अभी तक तो। इतने कम लोग आए हैं क्यों? चलो, वी शैल बी स्टार्टिंग नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब आप लंबे समय के लिए काम करते हैं तो देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच गिव यू बेनिफिट, और वहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जो आपको बेनिफिट नहीं देते, जहां से आपको नुकसान होता है। तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है। डेफिनेशन में ये कि अगर हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग इन द लॉन्ग रन, और डिस इकोनॉमीज का मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग इन द लॉन्ग रन। अब ये जो आपको फायदा और नुकसान होगा, ये दो फैक्टर से, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये दो फैक्टर से हो सकता है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। अगर इंटरनल फैक्टर से फायदा हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल फैक्टर से फायदा हो रहा है तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अगर इंटरनल फैक्टर से नुकसान हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल डिसइकोनॉमीज, और अगर एक्सटर्नल फैक्टर से आपको नुकसान हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। ये पॉइंट्स थे। तो हम लोगों ने इंटरनल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज के ऊपर बात कर लिया था। मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखवाया था, जैसे अगर हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमीज की बात करें, उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें कि मार्केटिंग इकोनॉमीज हो, फिर फाइनेंसिंग इकोनॉमीज हो, या फिर अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज इकोनॉमिक्स की बात करें, ये सब मैंने बता दिया था आप लोगों को। Yes, sir. सब कुछ समझा दिया था ना मैंने? बोलो तो हाँ या ना। तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? हमको समझ में नहीं आता है। मैंने सब समझा दिया था ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, और वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर हम लोगों को कुछ नुकसान होगा, इसका मैं अगर एग्जांपल बताऊं कि चेंज इन कस्टमर टेस्ट अगर हो गया, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि अचानक से टेक्नोलॉजी चेंज कर गई, या नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर गई, तो बहुत सारा फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको फायदा नहीं होके आपको नुकसान होने लगेगा। जैसे अगर बारिश नहीं हुई, आपका जो आप जिस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए जो आपको रॉ मटेरियल मिलने वाला है, वो रॉ मटेरियल आपको एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है किस चीज के ऊपर? बारिश के ऊपर।
प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज के ऊपर, अगर वो नहीं है तो शायद हम लोग प्रॉपर एग्री प्रोडक्ट को ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर प्रॉपर एग्री प्रोडक्ट नहीं होगा तो इसका सीधा सा मतलब ये कि आपको रॉ मटेरियल पहले से ज्यादा महंगा मिलेगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट्स कम हो जाएगा, जब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो कुल मिला के जब आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, यानी कि कुछ फैक्टर्स जो हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है और वहां पर अगर कोई चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। एम आई क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes. और एक्सटर्नल इकोनॉमीज मैंने बता दिया था, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने बता दिया था। यस No, सर, sir. लिखवा दिए थे No, सर, sir. लिखवा दिए सर। लिखवाए थे। तो हाँ, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज कैसे होगा? मान लीजिए लोकेशन की वजह से, बढ़िया लोकेशन है, मैन पावर का सप्लाई या लेबर की सप्लाई बहुत बहुत अच्छी है, हाँ? या अगर हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट पॉलिसी आपके फेवर में चेंज कर गई, या फिर अगर हम लोग बात करें कि गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, तो लेबर सप्लाई ज्यादा बेहतर है, जो स्किल ऑफ लेबर आपको चाहिए वो है आपके पास, उसका सप्लाई बेहतर है, इनपुट आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो सकती है। तो ये सारा जो फैक्टर्स है, इससे आपको एडवांटेजेस होगा। या लोकेशन हो सकता है, आप अपने आप को ऐसी जगह पे एस्टैब्लिश करेंगे जहां पे ऑलरेडी पहले से आप जैसा बिजनेस था, तो आपको एक रेडी मार्केट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अचानक से अच्छी हो जाए, बैंकिंग फैसिलिटीज इंप्रूव कर जाए, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ बेहतर हो जाए, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जब आप लंबे समय में काम करते हैं तो आपको फायदा होता है, लेकिन इसमें आपका कोई रोल नहीं रहता। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जब आपको बेनिफिट मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। मैं Yes, एक sir. पॉइंट पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग एक पॉइंट पढ़ रहे थे, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज। मैंने पता नहीं लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, मैंने लिखवाया होगा शायद, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज। देखो तो मैंने लिखवाया है क्या रिस्क बेयरिंग यस सर, इकोनॉमीज? रिस्क बेयरिंग लिखवाए थे इकोनॉमिक्स सर, एक पॉइंट रिस्क में बेयरिंग लिखवाए हैं सर। हाँ, रीजन में लिखवाए तो थे ये सर। रिस्क, हाँ, रीजन तो ये रिस्क, हाँ, तो ये रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं और आपने छोटे समय, मतलब अगर आपने सिर्फ एक ही गुड्स को प्रोड्यूस करने का सोचा और जब आपने उसके प्रोडक्शन करने का सोचा है, उस वक्त मार्केट में आपके उस प्रोडक्ट का डिमांड है, आपके उस प्रोडक्ट का डिमांड है, लेकिन आगे चल के जब आपने उसको, उस गुड्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, उस वक्त आपके उस प्रोडक्ट का डिमांड आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो गया, सबसाइड कर गया, तो आपको फायदा नहीं होगा बल्कि आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, इजंट इट? तो रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज का मतलब हुआ कि अगर आप वो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करते, आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते, 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता, आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ता। लेकिन उसका एडवांटेज आपको ये मिलता कि अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो आप ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि एक प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा, उस कमी को हम लोग दूसरे, तीसरे, चौथे प्रोडक्ट के डिमांड में इंक्रीज, या सेम डिमांड अगर है भी तो हम लोग उस होने वाले लॉस को प्रोबेबली कम कर सकते हैं। तो रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज का मतलब, इफ यू आर रेडी टू टेक मोर रिस्क और ग्रेटर रिस्क, then you reduce the possibility of loss, then there is a possibility that you might be making more profits. अगर आप रिस्क कम ले रहे हैं तो आप सेफ चल रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपके उस प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाए तो आपको प्रॉफिट ना हो, आपको फिर नुकसान होने लगे। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज का मतलब ये हुआ। टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज का मतलब क्या हुआ कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, अपडेटेड है,
बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप गुड क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे, तो आपका क्वालिटी भी इंप्रूव होगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा और आपको फायदा होगा। लेकिन यही अगर आप पुरानी मशीन्स को यूज करेंगे, जो ओल्ड मशीन है, ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, जो कि आउटडेटेड हो गई है, तो वहां पर शायद आपको नुकसान होगा, वहां पे फिर आपको फायदा नहीं होगा, वहां पे यू विल बी मेकिंग लॉसेस। राइट, वहां पे यू विल बी मेकिंग लॉसेस। क्यों? क्योंकि जब मशीनें पुरानी हो गई हैं, मशीन बेकार पड़ी रहेंगी, मतलब आइडल टाइम आपका बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेबर को बैठा के पैसा देना पड़ेगा क्योंकि मशीन उस वक्त काम नहीं कर रही, मशीन में रिपेयरिंग का काम हो रहा है। तो इन तमाम कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी की वजह से फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान होने लगेगा। जो फर्स्ट पॉइंट था, वो पॉइंट था मैनेजरियल इकोनॉमीज। मैनेजरियल इकोनॉमीज का मतलब ये हुआ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग रहते हैं, अगर आप उन लोगों का बेहतर उपयोग करेंगे, एफिशिएंट यूज करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, उनकी क्षमता और अनुभव के और कौशल के आधार पे श्रम का विभाजन करेंगे, तो अगर एक ही व्यक्ति एक काम को बार बार करता रहेगा तो वो शायद कामों को पहले से बेहतर कर पाएगा। इसलिए आपको ये समझ में आएगा कि आपका वेस्टेज कम होगा, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी और आप एक बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर पाएंगे, आपको फायदा होगा लॉन्ग रन में काम करने का, जिसको हम लोग इकोनॉमीज कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपने अपने मैन पावर का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, आपने उनका मतलब एफिशिएंट उनको वर्क एलोकेशन नहीं किया, सही व्यक्ति को सही काम पे नहीं लगाया, तो शायद आप मैनेजरियल इनएफिशिएंसी की वजह से आपको डिसइकोनॉमीज होगा, आपको नुकसान होगा। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, ये सब इंटरनल है, क्योंकि ये बाहर वाले से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये आपके संगठन के अंदर का है और ये आप ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर वाला इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। Am I clear? Yes, sir. ठीक है। अगर हम लोग मार्केटिंग इकोनॉमीज की बात करें, तो मार्केटिंग इकोनॉमीज में भी ऐसा ही है। मार्केटिंग इकोनॉमीज का मतलब बाइंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एट ए लोअर प्राइस एंड सेलिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट अ हायर प्राइस, तो इसको कहते हैं हम लोग मार्केटिंग इकोनॉमीज। लेकिन अगर आप गुड क्वालिटी इनपुट को नहीं परचेज करेंगे, ज्यादा ज्यादा दामों पर अगर आप उसको परचेज कर लेंगे, तो नतीजा आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आपको नुकसान होगा। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर फायदा लेना चाहते हैं तो आप बेहतर क्वालिटी के रॉ मटेरियल को परचेज करें, कम प्राइस पे परचेज करें, ताकि आप गुड क्वालिटी आउटपुट दे सकें और ऊंचे दामों पे उसको मार्केट में सेल कर पाए। तब जाके आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, अगर आप इसके ठीक अपोजिट काम कर पाएंगे, तो फिर आपको क्या होगा? आपको फायदा होने के बदले नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट और हम लोगों ने लिखा था, जिसको हम लोग फाइनेंसिंग इकोनॉमी, वो फाइनेंशियल इकोनॉमीज कहते हैं। इसमें हम लोग को करना क्या है कि हम लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना है, ज्यादा समय के लिए लोन लेना है, हमको दूसरे को लोन कम देना है, हमारा कैश रिकवरी, मार्केट पे उधारी हम लोगों को कम छोड़ना है, हम लोगों को कैश ज्यादा जल्दी अपने जो सेलर्स थे, जिसको मैंने माल बेचा, उससे ज्यादा जल्दी पैसा लेना होगा। तब जाके हम लोग कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, तब जाके हम लोगों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारा इंटरनल इकोनॉमीज नहीं होके इंटरनल डिस इकोनॉमीज हो जाएगा। क्लास समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब हम लोग कुछ आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ कॉस्ट। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर, मार्केटिंग इकोनॉमी को हम एक्सटर्नल इकोनॉमी बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते हो। मार्केटिंग इकोनॉमीज को एक्सटर्नल इकोनॉमीज नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केटिंग कौन करता है? मार्केटिंग तुम्हारे वहां के लोग ही करते हैं, तुम्हारी कंपनी के लोग ही करते हैं। इसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। तुम कैसे मार्केटिंग करोगे, कहाँ से खरीदोगे, ये तुम डिसाइड करोगे, तुम्हारे वहां के लोग डिसाइड करेंगे, ये बाहर के लोग डिसाइड नहीं करते हैं। मार्केटिंग रिलेटेड स्ट्रैटेजी कंपनी के अंदर की स्ट्रैटेजी है, इसलिए ये एक्सटर्नल कभी हो ही नहीं सकता, ये हमेशा इंटरनल ही होगा। यस सर।
सर फैक्टर क्या होता है सर? क्या? फैक्टर क्या होता है सर? फैक्टर फैक्टर, फैक्टर मतलब घटक या कारण या तत्व, कुछ भी बोल सकते हो। फैक्टर का मतलब कारण, तत्व या घटक, उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। यस सर। ठीक है, अब हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ कॉस्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज Theory of cost. थियरी ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अगर आप लोग बता पाए कि कॉस्ट क्या होता है। व्हाट इज कॉस्ट? सर जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस हो। जो प्रोडक्ट का लास्ट प्रोडक्शन, प्राइस है जो प्रोडक्ट का लास्ट प्राइस हो, इसका मतलब उसको कॉस्ट कह सकते हैं सर। जैसे कोई प्रोडक्ट जो बनता है सर, तो उसका जो फाइनल प्राइस होता है। सर कोई भी गुड्स कोई लोग और अगर बताएगा शॉप से क्या? खरीद रहे हैं तो उसको जो उसका जो खरीद रहे हैं, जो जितना हम उसको पे कर रहे हैं वही उसका कॉस्ट है सर। जो खरीद रहे हैं, जो उसको पे सर कर रहे एक हैं, वही प्रोडक्ट उसका को कॉस्ट। टोटल खर्च कॉस्ट हो सकता है। बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो सारे लोग। एक ही चीज को बार बार क्यों बुलवाते हो तुम लोग? हमको समझ में नहीं आता है। सर बाहर हो जाते कैमरा ऑन करने पर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। एक दिन और हो गए, फिर आप लॉक कर दिए थे तो फिर एंट्री नहीं किए। उस दिन भी पूरा नहीं लिखा पाया था सर। अच्छा, और एक है आंचल, आईडी है 6176। तुम्हारा भी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करो। प्रियंका, प्रियंका भारती, प्रियंका भारती, सुशील कुमार, कैमरा ऑन कर लो अगर मेरी आवाज जा रही है तो। हाँ, कॉस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आप में से किसी ने कॉस्ट, अच्छा, जब तुम लोग कॉस्ट को इस तरीके से डिफाइन करो तो प्राइस क्या हुआ फिर? अर्पिता? सर कॉस्ट मॉनेटरी टर्म में सर डिफाइन होता और सर प्राइस क्या हुआ? सर कॉस्ट उसको बोलते हैं ना कि जो प्रोडक्ट को बनाने में जो रिसोर्सेज यूज होता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। सब प्राइस और जो होता प्राइस है वो क्या हुआ फिक्स फिर? नहीं होता है, कॉस्ट जो होता है फिक्स होता है। सर जो कोई भी अच्छा, पहले वस्तु कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना सर, तो उसमें जो आता है प्राइस उसको सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी सर खर्च जैसे होती हम है लोग उसे किसी भी कॉस्ट कहते प्रोडक्ट हैं। को सर एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब डिलीवर या एक्सचेंज। अच्छा, ये किसने बताया किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च होता है उसको कहते हैं? हु वाज दिस? यस सर। तो आई सेड नहीं, तुमने तो नहीं बोला सर। अर्पिता। सर अभी बोले तो जो सम रिसोर्सेज जो मतलब कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। सर हम बोले जो मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आता है उसको बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, कॉस्ट क्या है? बोला है सर। चलो ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बेसिकली, कॉस्ट की हिंदी होती है लागत। और इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डिफिकल्ट है ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कि इकोनॉमिक्स में आखिर कॉस्ट होता क्या है। जैसा आप में से कुछ लोगों ने बताया कि सर कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो भी हमने खर्च किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट।
isn't it? All the expenses incurred in producing a particular product or service is called cost, right? और जैसा कि बताया गया कि इकोनॉमिक्स में आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट रिक्वायर्ड है वो सारे इनपुट को या रिसोर्सेज को हम लोग 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला हो गया लैंड, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया कैपिटल और चौथा हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, ओरल टेस्ट के लिए, राइट? हेलो, यस सर। Yes, sir. तो ये चारों चीज को मिला के हमारा टोटल रिसोर्स होगा। अगर हम लोग लैंड को जोड़ दें, लेबर को जोड़ दें, कैपिटल को जोड़ दें, एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ दें, तब जाके हमारा टोटल रिसोर्स बनेगा। ठीक है, इसके बगैर टोटल रिसोर्स नहीं बन सकता। तो अब अगर आपको कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है तो आपने इन चारों चीजों को इकट्ठा कर लिया। तो इन चारों चीजों को जैसे ही आप इकट्ठा करेंगे तो इनको आप कुछ पेमेंट करेंगे। तो लैंड को आप पे करेंगे रेंट, जिसके वहां से भी आवाज आ रही है म्यूट कर लो। लैंड को पे करेंगे रेंट, आप उसके बाद लेबर को पे करेंगे वेजेस एंड सैलरी, लेबर को पे करेंगे वेजेस एंड सैलरी। आप कैपिटल को देंगे इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो रिस्क लेगा, उसको आप क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे ना। तो अब जब इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड करने से कॉस्ट आएगा। यही हमारा टोटल एक्सपेंस होगा किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में ध्यान क्या देना है कि प्रॉफिट या जो कॉस्ट है उस कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है। प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट में कॉस्ट शामिल रहता है, राइट? तो बेसिकली जब हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की, तो बहुत क्लियर है कि कॉस्ट का मतलब होगा किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो भी हमने खर्च किया, वो सारा का सारा खर्च कॉस्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आइए, मैं बात कर रहा था प्राइस के ऊपर कि प्राइस क्या है। मैंने प्राइस के ऊपर भी आपसे पूछा व्हाट इज प्राइस। तो प्राइस का मतलब होगा the rate at which the goods or services are being exchanged in the market is called price. हाँ, मतलब जिस भाव पर किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किया जाए, उस भाव को, उस रेट को हम लोग प्राइस कहते हैं। Is it clear class? यस नो सर। यस क्यों, क्या दिक्कत हुआ? नो क्यों बोले? तुम मार्केट गए, मार्केट में कोई तुम सामान खरीद लिए, एक्सचेंज कर लिए, सेलर के पास से तुम्हारे पास आ गया, तुमने कुछ वैल्यू दे दिया, तो तुमने क्या पे किया? डिड यू पे कॉस्ट और यू पेड प्राइस फॉर इट? प्राइस सर। प्राइस, यही तो डेफिनेशन है। प्राइस का मतलब ही क्लियर है।
द रेट एट विच, जिस भाव पे किसी वस्तु का विनिमय हो, जिस भाव पे किसी वस्तु को खरीदा बेचा जाए, उसको हम लोग कहते हैं प्राइस इकोनॉमिक्स में। यस सर। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और एक पॉइंट है जो कि हम लोगों को समझना है। वो पॉइंट क्या है कि मार्केट में जब आप प्राइस की बात करते हैं, आप अकाउंटिंग में जब आप मतलब मैथ्स पढ़े होंगे, तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना था तो आप प्रॉफिट कैसे निकालते थे? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही करते थे। यस यही करते थे ना। लेकिन Yes. इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में जो प्राइस है, वो प्राइस जो है वो कुछ और है। इकोनॉमिक्स में जब हम लोग प्राइस की बात करते हैं ना, तो वो जो कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट जिस भाव पे हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया, प्लस जो टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे ही गुड्स प्रोडक्शन के बाद मार्केट में गया तो उस पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता? यस सर। yes sir. टैक्स लग जाता है। तो कॉस्ट में टैक्स हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में सरकार की तरफ से कोई छूट वगैरह मिलती है, जिसको हम लोग सब्सिडी कहते हैं, तो सब्सिडी से वो जो भाव है वो घट जाता है। तो इकोनॉमिक्स में प्राइस का मतलब हुआ, इकोनॉमिक्स में प्राइस का मतलब हुआ क्या? मतलब कि जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट में हम लोगों को टैक्स को ऐड करना है और सब्सिडी को माइनस करना है। जब ये माइनस और प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा, उसको हम लोग प्राइस कहते हैं। इज इट क्लियर? yes sir. यस सर। ठीक है। अब कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपए है, टैक्स मान लीजिए 15 रुपए है, सब्सिडी मान लीजिए 8 रुपए है, तो अब ये आपका प्राइस मार्केट में कितना हो गया? 107 रुपए हो गया। यस सर। प्राइस 107 रुपए हो गया। अब क्या है कि अब इसमें आपको समझना ये है कि आप कहेंगे सर मेरा प्रॉफिट कहाँ गया इसमें? तो ठीक है, तो आप प्रॉफिट इसमें जोड़ दीजिए 13 रुपए। तो जब आप 13 रुपए प्रॉफिट जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस क्या हो गया? 120 हो गया। तो ये जो आपने एडिशनल प्रॉफिट ऐड किया 13 का, इसको हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट जो कॉस्ट का पार्ट फॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। वो प्रॉफिट जो कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करता है, उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। डेफिनेशन देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। नॉर्मल प्रॉफिट is that profit which is the part of cost of production. That profit which is the part of cost of production. क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट is profit which is in excess of नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा जो हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। एंड is directly added to price। और इसको हम लोग डायरेक्टली कहाँ ऐड कर देते हैं?
प्राइस में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट में जो प्रॉफिट इंक्लूड होता है उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. लिख लिया क्या आप लोगों ने इसको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े कुछ। सर इसमें एक प्रॉब्लम है सर, हाँ बोलो। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या है सर?